हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बिहार जीविका भर्ती परीक्षा 2025 ठीक है, उसमें एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की क्लासेस की आज हमारी जो क्या है सब्जेक्ट नॉलेज क्लासेस की आज की हमारी जो टॉपिक वाइज है उसकी पहली प्रैक्टिस सेट है। हमने सब्जेक्ट नॉलेज के एक पहले खंड के जो 5 टॉपिक थे उसको कवर कर लिया, ठीक है। और ये है जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है ये है रूरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट में कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स रोल इन डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव्स इट्स इम्पोर्टेंट। इन सारे 5 खंडों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। और उसी की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैंने कुल 60 प्रश्न लिए हुए हैं इसमें से, ठीक है। 60 प्रश्न हैं जिसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप पेशेंट बना के रखिएगा और पेन कॉपी ले लीजिए और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 60 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो पेन कॉपी ले लीजिए और 1-2 करके अपना आंसर देते हुए चलिएगा और लास्ट में आप काउंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया या कितने प्रश्नों आपसे गलत हुए, ठीक है। तो 60 प्रश्न हैं, ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में आंसर आप देते हुए चलिएगा, अपनी कॉपी में लिखते हुए चलिएगा उसका आंसर क्या आपने दिया था, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रामीण विकास का मेन उद्देश्य, मेन पर्पज क्या है। तो पहला ऑप्शन है केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, शहरी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना या केवल सड़कों और पुलों का निर्माण करना, ठीक है। तो हमने ग्रामीण विकास के कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर देते हुए चलिए इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करिए जल्दी जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आंसर इसका बताती हूँ, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना ग्रामीण विकास का मेन पर्पज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए अपना जवाब, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लिखते हुए चलिएगा क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग नहीं दी गई है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, तो आप देखते हुए चलिएगा कि कौन सा प्रश्न है। अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है, शहरों में, महानगरों में, गाँव में या पहाड़ों में। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि गांधी जी की आत्मा कहाँ बसती है। अपनी कॉपी में नोट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, गांव में। गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो गांव में भारत की आत्मा बसती है। ऑप्शन नंबर सी दूसरे का प्रश्न का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। कौन सा है, जो 1952 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, यह ध्यान रखना है कि 1952 में शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान और चौथा है संचार, ठीक है। तो अपना जवाब दीजिए, अपना कॉपी में अपना जवाब नोट कीजिए कि आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं आंसर अब बताती हूँ कि इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और संचार सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन अनुसंधान जो है इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका राइट जवाब होगा। पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। आपने पंचायत राज मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि किस समिति के माध्यम से शुरू की गई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रंगराजन समिति, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा है तेंदुलकर समिति और चौथा है मुखर्जी समिति, ठीक है। तो इसका राइट जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि आप इसका जवाब क्या देंगे, ठीक है। भारत में
पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा बलवंत राय मेहता समिति। और टाइम आप बता सकते हैं कि कब इसने सिफारिश की थी, टाइम भी आप कमेंट में बताइएगा कि टाइम बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश किस वर्ष प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या था? IRDP का मेन जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे विकसित करना, और चौथा है ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आप इसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मेन लक्ष्य क्या है। ऑप्शन आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और मैं इसका आंसर बताने जा रही हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP का जो मेन लक्ष्य है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, दूसरा है कृषि उत्पादन बढ़ाना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, और चौथा है शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि हरित क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था, मेन पर्पज़ क्या था, मेन टारगेट क्या था। तो मैं इसका राइट जवाब बताने जा रही हूँ कि और इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, हरित क्रांति का मेन लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा में क्या शामिल है? ग्रामीण विकास की अवधारणा यानी कंसेप्ट में क्या शामिल होता है? केवल आर्थिक विकास शामिल होता है, केवल सामाजिक विकास शामिल होता है, या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है, या केवल राजनीतिक विकास शामिल होता है? ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए कि ग्रामीण विकास की अवधारणा में क्या शामिल होता है। तो अपनी कॉपी में इसका आंसर नोट कीजिए और मैं इसका अब आंसर बताने जा रही हूँ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, ग्रामीण विकास की अवधारणा में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या था या क्या है? मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी अधिनियम या एक्ट, दूसरा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तीसरा है महात्मा गांधी नेशनल रूट्स एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और चौथा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल हेल्थ गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए कि जो मनरेगा है उसका पूरा नाम क्या है। आई होप आपने इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका जवाब बता देती हूँ। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के तहत इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। ठीक है, 1 साल में। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, किस वर्ष हुई थी? भारत में ग्रामीण विकास की मंत्रालय कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ष 1947 में, दूसरा है वर्ष 1952 में, तीसरा है वर्ष 1974 में, और चौथा है वर्ष 1999 में। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, वर्ष 1974 में भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं कि वर्ष 1974 में इसे ग्रामीण विकास विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदल दिया था। पहला जी उसका नाम था ग्रामीण विकास विभाग था। सॉरी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों के बीच आपसी लड़ाई को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना या शहरीकरण को रोकना, और चौथा है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना।
ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसका मेन पर्पज़ क्या है, इसका जब उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए फटाक से और बताइए कि इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया है। ठीक है, तो जो अब मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है, इंपॉर्टेंट कारक नहीं है। तो पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है बुनियादी ढांचे या बिजली या सड़क, और चौथा है विदेशी निवेश। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट जवाब आप दीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए फटाक से, फिर मैं आंसर इसका बता देती हूँ। तो जो इसका राइट जवाब होगा, ये कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो विदेशी निवेश इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है ऑप्शन केंद्रीय सरकार को मजबूत करना, दूसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, चौथा है नौकरशाही को मजबूत करना या शहरी क्षेत्रों में शासन को बेहतर करना। तो इसका राइट जवाब दीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मेन उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके नहीं चल रही हूँ क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी क्लासेस में कवर किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा आय का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। कृषि के अलावा और कौन से स्रोत हो सकते हैं आय के। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चौथा है बैंकिंग और वित्त। तो इसका राइट जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए आप, फिर मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कृषि के अलावा आय का मेन स्रोत और कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर और लघु उद्योग। ठीक है, कुटीर और लघु उद्योग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। आपको पता है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन है 1889 में, 1989 में, उसके बाद 1991 में, 2000 में और 2005 में। तो इसका राइट जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जो जवाहर रोजगार योजना है कब शुरू की गई थी, तो वर्ष 1989 में। पहला ऑप्शन इसका यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में क्या शामिल था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या शामिल था, क्या नहीं शामिल नहीं था नहीं पूछ रहा है, क्या शामिल था रचनात्मक कार्य में। तो पहला है केवल औद्योगिकरण, खादी और कुटीर उद्योग, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और बड़े कारखाने की स्थापना। तो इसका राइट जवाब दीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए फटाक से कि क्या आप इसका राइट जवाब देंगे। तो अगर बात करें गांधी जी के रचनात्मक कार्य में क्या शामिल था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, खादी और कुटीर उद्योग। ठीक है, ये शायद 2 बार प्रश्न हो गया, तो कोई बात नहीं। अगला है कौन सी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो आई होप आपने अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो इसका राइट जवाब होगा पहली पंचवर्षीय योजना में, हमने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में सामाजिक बुनियादी ढांचे में क्या शामिल है। ठीक है, सामाजिक जो बुनियादी ढांचा, यहाँ पे ध्यान रखना है सामाजिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक नहीं है, सामाजिक क्या शामिल है। सड़कें, परिवहन, स्कूल, अस्पताल, कृषि उपकरण या बैंकिंग। ठीक है, तो अपना जो आंसर है आपका वो अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इसका जवाब आप क्या देंगे। ठीक है, तो मैं इसका जवाब बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्कूल और अस्पताल आते हैं, जबकि आर्थिक में परिवहन, सड़क परिवहन, कृषि उपकरण और बैंकिंग वगैरह आती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण ऋण और वित्त प्रदान करने में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास में ग्रामीण ऋण और वित्त प्रदान करने में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो आप अपना जवाब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं इसका आंसर बताने जा रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण ऋण और वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण संस्था की भूमिका निभाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रामीण विकास की अवधारणा किस पर आधारित है। ग्रामीण विकास की जो कंसेप्ट है किस पर आधारित है। तो गाँवों को शहरों में बदलना, केवल कृषि का आधुनिकीकरण करना, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, या लोगों को शहरों की ओर पलायन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप इसका राइट जवाब दीजिए कि ग्रामीण विकास की अवधारणा किस पर आधारित है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में अपना आंसर नोट कीजिए और मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना ग्रामीण विकास की अवधारणा पर आधारित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रामीण विकास के इतिहास में कौन सा काल बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता से पूर्व, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद शुरुआती योजनाएं, तीसरा है 1970 के दशक के बाद, और चौथा है 2010 के दशक के बाद। ठीक है, तो जो ग्रामीण विकास में बहुआयामी दृष्टिकोण है उसका कौन है, आप अपना जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मैं इसका आंसर बताने जा रही हूँ। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1970 के दशक के बाद, क्योंकि 1970 के दशक के बाद आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए बहुत से काम किए गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता बतानी है, फीचर्स बताने इसका। पहला है उच्च प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है भारी उद्योगों पर निर्भरता, तीसरा है कृषि पर निर्भरता और मौसमी रोजगार, चौथा है केवल कृषि क्षेत्र पर निर्भरता। ठीक है, तो इसका जवाब अपने आई होप आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ कि कृषि पर निर्भरता और मौसमी बेरोजगारी क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है इसको पहले ही। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया था। पहला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 73वां, तीसरा है 61वां और चौथा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो अपना जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक जो दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिया गया था 1992 में। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों का प्राइमरी जो पर्पज़ है वो क्या है। पहला है केवल शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाना, दूसरा है सदस्यों को बेहतर विपणन सुविधाएं और ऋण प्रदान करना, तीसरा है सरकार के लिए कर एकत्र करना, और चौथा है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो जो ग्रामीण विकास में सहकारी समितियां उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मैं इसका आंसर बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सदस्यों को बेहतर विपणन सुविधाएं और ऋण प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये इसका डिस्कशन है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सरकार किस सिद्धांत को बढ़ावा देना चाहती है। तो केंद्रीयकरण को, नौकरशाही को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, या वैश्वीकरण को। ठीक है, तो इसका राइट जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सरकार किस सिद्धांत को बढ़ावा देना चाहती है। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्र में क्या शामिल है। कृषि क्षेत्र में यहाँ पे गैर कृषि यानी कृषि के अतिरिक्त जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या शामिल है। तो पहला है फसल उत्पादन, पशुपालन, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प और मछली पालन। ठीक है, तो बताइए कि गैर कृषि क्षेत्र में क्या शामिल किया जाता है। तो आप इसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए और मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प। ठीक है, फसल उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन ये कृषि से संबंधित क्षेत्र ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य वित्तीय स्रोत क्या है, यानी इनकी फाइनेंशियल स्रोत क्या है, कहाँ से इनको पैसा मिलता है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल स्थानीय कर के माध्यम से, सरकारी अनुदान और स्थानीय कर। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ऋण और तीसरा है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होना चाहिए था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, FDI के माध्यम से। ठीक है, तो इसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे दिख भी रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख रहा है क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति आय का एक मुख्य कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति आय का मुख्य कारण क्या है। तो उच्च शिक्षा है, मजबूत औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि पर निर्भरता है या उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। ठीक है, तो आप इसका जवाब अगर अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि क्या इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा, कम प्रति व्यक्ति आय गाँव में क्यों होती है, तो कृषि पर निर्भरता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा, कृषि पर निर्भरता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की किस भूमिका के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे सोशल जस्टिस को बढ़ाने की बात की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं कौन सा ऐसा काम करता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो पहला है केवल सड़कें बनाना, दूसरा है केवल धर्म का वितरण, तीसरा है महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, और चौथा है केवल सरकारी नियमों का पालन करना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आपने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने और BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो आपने इसका ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख लेना है, इसका राइट जवाब, और इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण विकास में बुनियादी ढांचे का क्या अर्थ है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का क्या अर्थ है। तो केवल कृषि उपकरण है, सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, केवल मनोरंजन केंद्र है या केवल सरकारी कार्यालय है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए आप इसका राइट जवाब क्या लिख रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा, तो मैं बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। जो ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे का अर्थ है सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं का कौन सा स्तर जिले के समग्र विकास की योजना बनाता है। पंचायती राज की कौन से स्तर है जो जिले के स्तर पर समग्र विकास योजना बनाता है। आपको पता है कि 3 स्टेप में होते हैं, ये पंचायती राज में 3 स्टेप में होते हैं। ठीक है, एक जिला के स्तर पर, एक ग्राम के स्तर पर, एक ब्लॉक के स्तर पर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट जवाब। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है ग्राम सभा। तो इसका राइट जवाब होगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए पहले, और मैं इसका राइट जवाब बताने जा रही हूँ। तो पंचायत समिति जो होगी वो जिले के स्तर पर काम करती है। ठीक है, सॉरी, ये पंचायत समिति नहीं होगी, जिला परिषद के स्तर पर काम करती है, जिला समिति होगी। ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति काम करती है और ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है। ठीक है, तो मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियां किसानों को
साहूकारों के शोषण से कैसे बचाती हैं। ठीक है, सहकारी समितियाँ किसानों को साहूकारों के शोषण से कैसे बचाती हैं। मैं बता दूं कि मैं फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हमने क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो इसका पहला जवाब है कि उच्च ब्याज दरों पर ऋण देकर उन्हें कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर करके, या उन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण और बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करके, और चौथा है सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए रोककर। ठीक है, तो इसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। सहकारी समितियां किसानों को साहूकारों के शोषण से कैसे बचाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, उन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण और बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करके। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है। पहला है, यह पूरी तरह से उद्योगों पर आधारित हो गई है। दूसरा है, यह अधिक विविध हो गई है जिसमें गैर कृषि क्षेत्र भी शामिल है। तीसरा, यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया। चौथा, इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और मैं बता रही हूँ। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह अधिक विविध हो गई है, इसमें गैर कृषि क्षेत्र भी शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला है केंद्र सरकार का नियंत्रण, दूसरा है ग्रामीणों की निष्क्रियता, तीसरा है स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी, और चौथा है केवल धन का प्रवाह। तो जो पंचायती राज की सफलता के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका जो राइट जवाब होगा आप नोट कर लीजिए पहले। इसका राइट जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं, कैसे बढ़ावा देती हैं। ठीक है, ग्रामीण जो सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा देती हैं। तो पहला है कि केवल अमीर सदस्यों को लाभ पहुंचाकर, दूसरा है सदस्यों को केवल एक विशिष्ट समूह तक सीमित करके, तीसरा है सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करके और भेदभाव को समाप्त करके, और चौथा है केवल कुछ सदस्यों को लाभ पहुंचाकर। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा आप कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं बता देती हूँ कि इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करके और भेदभाव को समाप्त करके। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्रोत कोई प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा है वे कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं और आय के अतिरिक्त स्रोतों को प्रदान करते हैं। तीसरा है केवल बड़े उद्योगों के लिए सहायता करते हैं, और चौथा है केवल शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आप नोट कर लीजिए। लघु और कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, वे कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं और आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते हैं। ठीक है, आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन पर्पज क्या था। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, तीसरा है शहरों में उद्योग स्थापित करना, और चौथा है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये उसके कुछ ऑप्शन थे, आप इसका राइट जवाब दीजिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था। तो मैं इसका राइट जवाब बताने जा रही हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट जवाब, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर कौन कौन से। पंचायती राज व्यवस्था का आपको पता है कि 3 स्तर कौन कौन से, तो उसमें हायरार्की पूछ रहा है कि कौन कौन आएगा। पहला है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या नगर निगम आता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में दे रहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तीसरा है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
और चौथा है ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो इसका राइट जवाब बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ आपको। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट जवाब होगा ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद इसका राइट जवाब होगा। सॉरी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। ये ब्लॉक समिति दे रहा है, ब्लॉक समिति नहीं कहते इसको, पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक था, तो ब्लॉक लेवल पे ही पंचायत समिति आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ही देख लिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? महत्वपूर्ण कारक नहीं है, कौन सा है? शिक्षा और स्वास्थ्य है, परिवहन और संचार है, भू माफिया का प्रभाव है, ग्रामीण ऋण और वित्त है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो इसका राइट जवाब दीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो इसका राइट जवाब होगा भू माफिया का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मेन लक्ष्य क्या था? पहला है ग्रामीण लोगों को खेल की सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और चौथा है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए, आपने जवाब भी तो देख ही लिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, आप अपनी कॉपी में आंसर नोट भी करते चलिए ताकि लास्ट में आप बता सकें। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है केवल शहरी गरीबी को रोजगार प्रदान करना, शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और चौथा है शहरों से गाँवों की ओर पलायन को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो चलिए इसका राइट जवाब दीजिए। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है, मनरेगा या नरेगा कहिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका सुरक्षित करना इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो पहला है गांव का शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन हो, दूसरा है गांव के लोगों द्वारा गांव का स्वशासन, तीसरा है गांव को शहरों में बदलना या चौथा है विदेशी कंपनियों द्वारा गांव का विकास करना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब बताइए आपकी, इसका राइट जवाब क्या होगा। मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ आपको, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, कि आपने अपना जवाब दे दिया होगा आई होप। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा कि गाँव के लोगों द्वारा गाँव का लक्ष्य गाँव का स्वशासन करना। ठीक है, ग्राम स्वराज की विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था ग्राम सभा का क्या महत्व है? पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा का क्या महत्व है? तो ऑप्शन हो गया, पहला है कि यह केवल पंचायत के सदस्यों की एक बैठक है, दूसरा है यह गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक बैठक है, तीसरा है यह केवल सरपंचों और पंचों का एक समूह है, चौथा यह केवल बच्चों के लिए एक बैठक है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ और इसका आंसर होगा कि गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक बैठक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक गैर कृषि क्षेत्र नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक गैर कृषि क्षेत्र नहीं है? तो हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, पशुपालन और लघु उद्योग। तो इसमें गैर कृषि क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट जवाब दीजिए कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर सी पशुपालन कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जबकि हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग क्या होता है? गैर कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र पर
पड़ा है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? तो डेयरी उत्पाद पे पड़ा है, मत्स्य पालन पे पड़ा है, अनाज गेहूं चावल उत्पादन पे पड़ा है या कुटीर उद्योग पे पड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए। मैं इसका राइट जवाब बता देती हूँ कि इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गेहूं चावल और उत्पादन। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव इस क्षेत्र पे यानी इस अनाजों पे पड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला था कि केवल शहरी उद्योगों को ऋण प्रदान करना, दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना और चौथा है शेयर बाजारों में निवेश करना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए कि ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था? तो आई होप आपने अपना जवाब लिख लिया होगा। तो मेरा जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा राइट जवाब, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में मानव विकास में क्या शामिल है? ग्रामीण विकास के संदर्भ में मानव विकास में क्या शामिल है? तो केवल आर्थिक विकास शामिल है, शिक्षा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में सुधार शामिल है, केवल सड़कों और पुलों का निर्माण शामिल है या केवल तकनीकी विकास शामिल है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए कि आप इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना मानव विकास में शामिल किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर काम करती है? गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, जिला के स्तर पर या राज्य के स्तर पर? तो जो आपको पता है कि पंचायत समिति किस स्तर पर काम करती है, इसका राइट जवाब दीजिए। तो ऑप्शन इसका जो राइट जवाब होगा ब्लॉक खंड के स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो सहकारी समितियों का मुख्य सिद्धांत क्या है? सहकारी जो समितियां हैं उनका मेन जो सिद्धांत है वो क्या है? तो केवल व्यक्तिगत लाभ, सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण या केवल लाभ कमाना? ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा सहकारी समितियों के सिद्धांत का जो मेन पर्पज़ है सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मेन उद्देश्य क्या है? तो पहला है ग्रामीण युवाओं को खेल प्रशिक्षण प्रदान करना, दूसरा है ग्रामीण गरीबों के लिए स्थानीय ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना और चौथा है शहरीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीबों के लिए स्थानीय ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना ग्रामीण विकास में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सहकारी संस्था डेयरी उत्पाद से संबंधित है? डेयरी उत्पाद से संबंधित तो इफ़को है, नाबार्ड है, अमूल है या सेल है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए आप कि कौन सी ऐसी संस्था है जो डेयरी उत्पाद से संबंधित है? तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूल दूध इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस संशोधन द्वारा किया गया था? सीटों का आरक्षण किस संशोधन के माध्यम से किया गया? तो पहला है कि 73वां, दूसरा है 74वां, तीसरा है 42वां और चौथा है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए कि किस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या क्या है? पहला है अधिक प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है उच्च तकनीकी ज्ञान, तीसरा है मौसमी बेरोजगारी और चौथा है मजबूत आधारभूत संरचना। ठीक है, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है
उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको पता है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था। पंचायती राज जो मंत्रालय है उसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष 1993 में, 2004 में, 1957 में और 1978 में। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक है, और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण में क्या शामिल है। पहला है केवल आर्थिक विकास, दूसरा है केवल सामाजिक विकास, तीसरा है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास का संयोजन, और चौथा है केवल राजनीतिक विकास। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा, समग्र दृष्टिकोण में क्या शामिल है ग्रामीण विकास के, तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास का संयोजन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, दूसरा है बिचौलियों को समाप्त करना और सदस्यों को सीधे बाजार से जोड़ना, तीसरा है केवल सरकार के लिए काम करना, और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए इसका राइट जवाब दीजिए कि सहकारी समितियों का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह बिचौलियों को समाप्त करता है और सदस्यों को सीधे बाजार से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण विकास का कौन सा क्षेत्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है रोजगार और आजीविका और चौथा है कृषि। ठीक है, तो इसका चलिए राइट जवाब अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार और कृषि आजीविका इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है नहीं। ठीक है, तो पहला है सरपंच होता है, दूसरा है प्रधान होता है, तीसरा है अध्यक्ष या चेयरमैन होता है और चौथा है विधायक होता है। चलिए इसका राइट जवाब बताइए कि जो जिला परिषद होती है उसका प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चेयरमैन, अध्यक्ष या चेयरमैन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक कारक क्या है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामाजिक कारक कौन सा है। तो कृषि उत्पादन है, साक्षरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है या बैंक ऋण है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए कि कौन सा इसका राइट जवाब होगा जो ग्रामीण विकास को सामाजिक कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो जो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षरता। ठीक है, साक्षरता इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, ये 60वां प्रश्न है। ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। सॉरी, इसका जवाब तो इसी में है, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी है, सर फ्रेडरिक निकोलसन है, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट जवाब होगा सर, ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रेडरिक निकोलसन इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो हमने 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, इसका टेस्ट ले लिया है। अब आप अपना कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइएगा कि आपने 60 में से कितने प्रश्न किए हैं, 60 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हुए हैं। ठीक है, और आज ये जो पहला चैप्टर था हमारा फिनिश हो चुका और इसकी प्रैक्टिस सेट से 60 क्वेश्चन हमने कर लिया है और 10 से 20 या 30 प्रश्न इससे और हम करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में इससे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो कुछ अगर बच गया हो उसको भी हम कवर कर लें। ठीक है, तो इनसे 60 प्रश्न हमने कर लिए हैं और एक जो विज़न था हमारा 60 प्रश्न को हल करने का वो कंप्लीट हो चुका है और 20 या 30 प्रश्न कल भी कर लेंगे इससे, ताकि और अच्छे से इसको कवर और अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है,
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 60 में से कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न गलत किए हैं। अगर प्रश्नों की संख्या अगर ज़्यादा गलत हो रही है तो आप थोड़ा सा फोकस करते हुए चलिए, चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा समझने की कोशिश करते हुए चलिए, ठीक है। और ध्यान से वीडियो को ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि प्रश्न गलत ना हो आपके, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद।